गाइज नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे वो है फंक्शंस ऑफ आरबीआई. फंक्शंस ऑफ आरबीआई, दिस इज गोइंग टू बी आवर नेक्स्ट टॉपिक. Now, what I want you guys to do is, when we are doing this topic, है ना, हो सकता है कई जगह पर आपको लगे पेस तेज है मेरा, है ना, या कई लोगों को लगे स्लो है. स्लो के लिए तो यू गाइस कैन इंक्रीज द पेस ऑफ इट. बट अगर आपको लग रहा है फास्ट है ना, और आप रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं, आप लिख नहीं पा रहे हैं इसको, सो आई वुड सजेस्ट यू टेक अ लुक एट द वीडियो अगेन. इस टॉपिक को अगर ज़रूरत पड़े दोबारा तिबारा देख लेना, ठीक है. क्यों देख लेना, उसका रीज़न ये है कि यूपीएससी यहाँ से एक क्वेश्चन हर साल बना रहा है प्रीलिम्स में. 1 क्वेश्चन एवरी ईयर इन प्रीलिम्स. ज़्यादा भी देखे हमने, वी हैव सीन 2 क्वेश्चंस ऑल्सो, बट एक क्वेश्चन तो बना ही रहा है, ठीक है. चाहे वो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट हो, फॉरेक्स रिजर्व पे सवाल हो, आरबीआई बैंकर टू द गवर्नमेंट, आरबीआई बैंकर टू द बैंक्स, तो इन सभी पर सवाल हमने देखा है. सो ये पर्टिकुलर टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से खासकर मैं कहूँगा दिस इज एब्सोल्यूट गोल्ड. यहाँ से सवाल बनने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है, ठीक है. सो व्हाट आई वुड लाइक यू टू डू इज मेक नोट्स ऑफ दिस डेडिकेटेडली, राइट, एंड लीव सम स्पेस ऑन लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड. अपने लेफ्ट और राइट में थोड़ी बहुत जगह छोड़िएगा ताकि आप और पॉइंटर्स इसमें ऐड कर पाएँ, ठीक है. चलिए, नाउ लेट्स कम टू द फर्स्ट फंक्शन ऑफ आरबीआई, which is the sole authority to issue currency. The sole authority to issue currency. This is my first particular role. मैं चाहता हूं आप इस पे थोड़ा वर्ड्स पे फोकस करें, शब्दों पे ज़रा फोकस करिएगा. क्या लिखा है? आरबीआई अपने आप में भारत में इकलौती ऐसी एजेंसी है जो करेंसी इशू कर सकती है. आरबीआई इज द ओनली बॉडी इन द कंट्री विच हैज़ द पावर टू इशू करेंसी. Right, and RBI issues currency under a system called minimum reserve system, in short also referred to as MRS. MRS, ठीक है, minimum reserve system. कहाँ पर लिखा है ये? Right, this is written in section 22 of RBI Act. तो section 22 जो है ना, Section 22 of RBI Act has conferred this power to RBI, that RBI is going to be the sole authority to issue bank notes in India. ठीक है. So from rupees 2 to rupees 2000, 2 से लेके 2000 तक की जो करेंसी है वो RBI ही इशू करेगा. अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर व्हाट अबाउट रुपी 1. सो रुपी 1 जो है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करता है ना. दिस इज डन बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, है ना. एंड दिस पावर, आई मीन दिस रोल हैज बीन गिवन टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और द गवर्नमेंट बॉडी सिंपली ड्यू टू द फैक्ट दैट एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट इज द हेड, है ना. तो एक तरह से इस नोशन को बताने के लिए, इसको बात को समझाने के लिए कि डे के एंड पर कुछ भी हो जाए, सरकार ही हमारा इलेक्टेड बॉडी है, वही सुप्रीम है ना, इसलिए ये पावर दी गई है, ठीक है. बाकी कितना रुपया प्रिंट होगा, राइट, दैट डायरेक्टिव ऑल्सो कम्स फ्रॉम आरबीआई ओनली. सो रिमेंबर दिस, इट इज इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, है ना. सो ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है, 1 रुपी ही प्रिंट कर रहा है. और ये केवल दिखाने के लिए है कि भैया जो पावर है एट द एंड ऑफ द डे आरबीआई ऑल्सो बिलोंग्स टू गवर्नमेंट ओनली, एंड एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट इज द इलेक्टेड हेड. लोगों ने जो चुना है, जिसको चुना है, वो आरबीआई को नहीं चुना है, वो सरकार को चुना गया है. सरकार ही बड़ी है ना, एटलीस्ट इस टर्म्स में. अब इस पर फोकस करने की बजाय, राइट, मैं चाहता हूं आप किस बात पर फोकस करें. आई वॉन्ट यू टू फोकस ऑन मिनिमम रिजर्व सिस्टम इटसेल्फ. आप जरा इस पर नजर रखिए, है ना. मिनिमम रिजर्व सिस्टम जो हमने बात कर रहे थे, मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम का मतलब ये है दैट अगेंस्ट अ बैकिंग ऑफ रुपीज 200 करोड़, 200 करोड़ की बैकिंग के अगेंस्ट, है ना, आरबीआई जितना चाहे उतना रुपया प्रिंट कर सकता है. सो व्हाट विल आरबीआई डू? आरबीआई विल सिंपली कीप
200 crores with itself, and against this backing of 200 crores RBI can issue any amount of currency. ठीक है, मैं कई बार ये डाउट जो है एनकाउंटर करता हूँ स्टूडेंट से, दैट सर वी हैड हर्ड दैट आरबीआई बेसिकली कीप्स गोल्ड. हमने तो ये सुना है कि जब आरबीआई 100 रुपए का नोट छापता है और 100 रुपए का नोट प्रिंट करता है, मिंट करता है, तो बेसिकली आरबीआई अपने पास 100 रुपए वर्थ का गोल्ड अपने पास रखता है ना. बेटा जो आप कह रहे हैं राइट, ये जो डाउट है पर्टिकुलरली, ये क्या है? दिस इज सिंपली अ मेथड दैट वाज यूज्ड अर्लियर, है ना. इस मेथड को हम कहते थे गोल्ड स्टैंडर्डाइजेशन. इस मेथड को हम कहते थे गोल्ड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मनी. और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद गोल्ड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मनी कंप्लीटली खत्म हो चुका है एक तरह से, राइट. बहुत सारे देशों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद गिव अप कर दिया और उसके बाद बचे कुछ देशों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसे गिव अप कर दिया. इसकी मेजर प्रॉब्लम क्या थी, राइट? अगर हम मान लीजिए करेंसी इशू करने के लिए गोल्ड रख रहे हैं, आप भी समझ सकते हैं जैसे जैसे देश इवॉल्व होंगे, देश बनेंगे, राइट, एवरी अदर सेंट्रल बैंक विल ट्राई टू गेट इट्स हैंड्स ऑन गोल्ड. हर सेंट्रल बैंक अपने आप में गोल्ड सिक्योर करने जाएगा अपने करेंसी इशू करने के लिए साल भर के लिए. और उससे प्रॉब्लम क्या आएगा, है ना, मार्केट में गोल्ड बचेगा ही नहीं. गोल्ड तो लिमिटेड कमोडिटी है, राइट, इट इज अ लिमिटेड कमोडिटी ऑफ समथिंग. लोगों का कंजम्पशन छोड़िए, है ना, सोने जवाहरात जो लोग पहन रहे हैं भैया उनके लिए छोड़िए, मिल ही नहीं पाएगा बाजार में, राइट. तो हम गोल्ड स्टैंडर्डाइजेशन का सिस्टम बंद कर चुके हैं. दिस सिस्टम नो लॉन्गर एग्जिस्ट टुडे, राइट. आरबीआई क्या करता है, आरबीआई अपने पास 200 करोड़ रुपए रखेगा. ये दो फॉर्म में रखता है, राइट. सो दिस बैकिंग ऑफ 200 करोड़ एग्जिस्ट्स इन टू फॉर्म्स. दो फॉर्म है यहाँ पर, राइट. अप्रॉक्सीमेटली है ये, राइट. रिमेंबर दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 200 करोड़, उससे ज्यादा भी हो सकता है, राइट. सो यहाँ पर 120 crores of 115 to 120 crores of gold is kept. 115 से लेके 120 के आसपास करोड़ का ये गोल्ड है और ये हिस्टोरिकल गोल्ड है ना. पहले से जो हमारे पास है वही चला आ रहा है, उसी की वैल्यू इन्फ्लेट कर रही है, इंक्रीज कर रही है. और अप्रॉक्सीमेटली 85 करोड़ टू 90 करोड़ के आसपास हमारे पास क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं या फिर हमारे पास फॉरेन करेंसी एसेट्स हैं. ठीक है, फॉरेन करेंसी है, फॉरेन करेंसी है. ठीक है, इस फॉरेन करेंसी एसेट्स में याद रखिए करेंसी तो आएगी ही आएगी, साथ ही साथ सरकारी प्रतिभूतियां भी आ सकती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी आ सकती हैं. ये दूसरे देशों की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं. ठीक है, अब यहां पर ये सिंपल सा फंडा ये है कि फॉरेन करेंसी हम क्यों रख रहे हैं. सो व्हेन आरबीआई विल बेसिकली कीप फॉरेन करेंसीज हियर, इट विल नॉट कीप सॉफ्ट करेंसीज. आरबीआई यहां पर सॉफ्ट करेंसी नहीं रखेगा, आरबीआई अपने पास हार्ड करेंसीज रखेगा. आरबीआई इज गोइंग टू कीप विद इटसेल्फ हार्ड करेंसीज हियर. ठीक है, सो आई वांट यू टू अंडरस्टैंड हार्ड करेंसी, कॉन्सेप्ट ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट करेंसी ऑल्सो. ध्यान से देखिएगा, समझिएगा इसे. हार्ड करेंसी है ना, इसी को हम कई बार इंटरनेशनल करेंसीज के रूप में जानते हैं, इंटरनेशनल करेंसीज और ग्लोबल करेंसीज. देन यू हैव सॉफ्ट करेंसीज. हार्ड करेंसी क्या है? हार्ड करेंसी वो करेंसी जिसकी मांग अधिक है दुनिया में, राइट. सो द डिमांड फॉर दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ करेंसी is much higher as compared to supply of currency. दुनिया भर में इसकी मांग ज्यादा है. क्यों मांग ज्यादा है? उस पर्टिकुलर देश में तो है ही, लेकिन दुनिया भर में मांग ज्यादा होने का मतलब ये है that these currencies are being used for international trade. इंटरनेशनल ट्रेड के लिए इनको यूज किया जा रहा है. इसका बहुत सिंपल छोटा सा एग्जांपल, भारत को अगर पेमेंट करनी है ना, भारत आपको पता है क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, 85% डिपेंडेंस है इंपोर्ट टर्म्स में, राइट. हमारा जो टोटल क्रूड का कंजम्पशन है उसमें 85-86% जो है वो इंपोर्ट करके आता है. और मेजरली भारत इंपोर्ट करता है गल्फ कंट्रीज से, कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया. अब सऊदी अरेबिया को जब पेमेंट करनी होती है तो रुपए के टर्म्स में नहीं हो सकती. मेजरली पेमेंट किस टर्म्स में होगी? मेजरली द पेमेंट विल बी डन इन टर्म्स ऑफ हार्ड करेंसीज, ग्लोबल करेंसीज लाइक डॉलर इटसेल्फ. अब आप सोच रहे होंगे सर डॉलर क्यों, है ना, वाई डॉलर ओनली? सी, when Saudi Arabia will have to purchase anything, and you know for a fact that Saudi Arabia doesn't produce much, है ना. सऊदी अरेबिया के पास भाई साहब वहाँ पे कोई
फर्टाइल लैंड नहीं है ना, उनके पास एज सच कोई रिसोर्स, मिनरल रिसोर्स ऑयल के अलावा नहीं है ना, कि भाई वो अपना आयरन एंड स्टील सेक्टर प्रोड्यूस कर लें, गाड़ियाँ बना लें, सब कर लें, वो पॉसिबल नहीं है, राइट। सो वॉट एवर दैट दे कंज्यूम मेजरली कम्स फ्रॉम यूएस, यूरोपियन नेशंस, ठीक है। इसीलिए इनको, सऊदी को, they will require a lot of foreign currencies for their own consumption, and that is why when they sell crude to us, they will demand international currencies और global currencies। और इसलिए हम देख सकते हैं यहाँ पर इन करेंसीज की डिमांड सप्लाई से ज़्यादा होगी दुनिया भर में, ठीक है। इसमें मेजरली 5 करेंसीज आती हैं। सो IMF ने ही इसको डेजिग्नेशन दिया हुआ है। 5 करेंसीज करेंटली दे आर डेजिग्नेटेड एज हार्ड करेंसीज और इंटरनेशनल करेंसीज, जिसमें आएगा डॉलर, पाउंड, यूरो, है ना, येन और चाइनीज रेमनेबाई, ठीक है। सॉफ्ट करेंसी क्या है? सॉफ्ट करेंसीज आर दोज करेंसीज फॉर विच डिमांड ऑफ करेंसी इज एक्चुअली लेस देन सप्लाई ऑफ करेंसी। इनकी डिमांड कम है सप्लाई से, सप्लाई ज्यादा हो सकती है, डिमांड कम है। जैसे हमारी करेंसी, इंडियन करेंसी, श्रीलंकन करेंसी, भारतीय रुपी हो गया, है ना, श्रीलंकन रुपी हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो इन 5 करेंसीज के अलावा जितनी भी ग्लोबल आपके पास करेंसीज हैं, ऑल ऑफ देम दे आर सॉफ्ट करेंसीज इन इटसेल्फ। तो क्या होता है, जैसे जैसे अपने आप मांग बढ़ती है ना करेंसी की, जैसे जैसे इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ेगा, कंट्री का मांग बढ़ेगी करेंसी की, वैसे वैसे ऑटोमेटिकली डिमांड विल कीप इंक्रीजिंग फॉर दैट करेंसी एंड देयर बाय इट कैन गेन द स्टेटस ऑफ हार्ड करेंसी, जस्ट लाइक रेमनेबाई, है ना। तो 2015 से पहले रेमनेबाई नहीं था इस लिस्ट में, केवल 4 करेंसीज इंक्लूड की जाती थी, लेकिन 2015 से रेमनेबाई को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। 2015 से रेमनेबाई को इंटरनेशनल बास्केट ऑफ करेंसीज में इंक्लूड किया गया है। So now what I want you to understand is that whenever RBI will keep MRS, है ना, जब मिनिमम रिजर्व सिस्टम में अपने पास बैकिंग रखेगा 200 करोड़ की, तो उस 200 करोड़ में, है ना, उस 200 करोड़ में RBI अपने पास 85 करोड़ रुपीस की बात हो रही है, रुपीस 85 करोड़ वर्थ ऑफ फॉरेन करेंसीज रखेगा, ठीक है। 5 करेंसीज हो सकती हैं या फिर 5 देशों की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो सकती हैं, साथ ही साथ 115 करोड़ वर्थ ऑफ गोल्ड होगा, ठीक है गाइज। तो सिंपल सा फंडा ये है कि 200 करोड़ के मिनिमम रिजर्व के साथ, राइट, विद 200 करोड़ वर्थ ऑफ मिनिमम रिजर्व, RBI कैन इशू एनी अमाउंट ऑफ रुपी इन इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। आप खुद भी समझ सकते हैं 200 करोड़ क्यों रखा है। दैट if any day if our domestic currency system fails out, है ना, मान लीजिए रुपी जो है धड़ाम से गिर पड़े, कुछ भी दिक्कत आए, है ना, वैल्यू जो है बिल्कुल खत्म हो जाए करेंसी की, कुछ भी हो सकता है, any kind of mishap that takes place, then we should have some reserve with us to at least introduce a new form of currency itself, ठीक है। तो 200 करोड़ का जो मिनिमम रिजर्व है उसको रखने का यही फंडा है, राइट, that if let's say if we encounter any problem, then this should be more than enough. Guys, the second function of RBI is that RBI is banker's bank. Now I want you to stress on this a bit, ठीक है। मैं चाहता हूं आप इस पे थोड़ा सा समय लेके समझें इस बात को। बैंकर्स बैंक का मतलब क्या हुआ, है ना। जैसे I tell you that SBI is नमन्स बैंक, है ना, या फिर कुछ भी किसी भी बैंक को ले लो, एक्सिस इज सो एंड सो पर्सन्स बैंक, ना। इसका मतलब क्या है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो व्यक्ति है, इनकी जो भी फाइनेंशियल नीड्स होंगी, है ना, जैसे मान लीजिए इन्हें पैसा डिपॉजिट करना है, राइट, इन्हें जो है पैसा विड्रॉ करना है, इन्हें चेक इशू करना है, किसी को पेमेंट करनी है, राइट, कुछ भी फाइनेंशियल नीड्स हैं, मेजरली इनकी फाइनेंशियल नीड्स कहाँ से पूरी होती हैं? हिज फाइनेंशियल नीड्स कैन बी डन थ्रू हिज ओन बैंक वेयर ही हैज एन अकाउंट, है ना, जहाँ पर इनका बैंक अकाउंट है। सिमिलरली आपको ये समझना है कि बैंकों के केस में, राइट, द काइंड ऑफ कमर्शियल बैंक्स दैट यू सी अराउंड योरसेल्फ, एक्सिस, HDFC, राइट, जितने प्राइवेट हो गए, ICICI, चाहे सरकारी हो, SBI, PNB, all these commercial banks that are operating in India, the biggest regulator for them is RBI,
और आरबीआई का एक छत्र राज है यहाँ पर, ठीक है। सो आरबीआई रेगुलेट्स दीज बैंक्स विद 100% फुल अथॉरिटी. So RBI regulates the banking system in India, and to understand this particular role, you can imagine the relationship between child and a parent, है ना। तो बैंकों के लिए आरबीआई अपने आप में एक पेरेंटल भूमिका निभाता है, राइट। जो एक पेरेंट भूमिका निभाते हैं ना हमारे लिए मदर फादर, वैसी ही भूमिका निभा रहा है, ठीक है। गलती हो गई तो पनिशमेंट भी देगा, राइट। दुनिया में लेके भी यही आ रहे हैं, राइट। सो from the day of its inception till the day, right, the bank will be dissolved, उसके पूरे लाइफ टाइम में आरबीआई एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। सो आप देख सकते हैं व्हाट डज आरबीआई डू। आरबीआई पोजिशंस इटसेल्फ एज एन इशूइंग बैंक, ठीक है। इट गिव्स द पावर, इट हैज द पावर टू लाइसेंस द बैंकिंग कंपनीज। बैंकिंग कंपनीज को लाइसेंस देने की पावर भी आरबीआई के पास ही है, राइट। आरबीआई जो है वो परमिशन दे रहा है ऑपरेट करने की बैंकिंग कंपनीज को, दैट यू कैन गो हेड, यू कैन ओपन अ बैंक, एंड आरबीआई ऑल्सो हैज द पावर टू इवन कैंसिल देयर लाइसेंस। ये कैंसिल करने की पावर भी आरबीआई के पास ही है। आरबीआई हैज द पावर टू इवन कैंसिल देयर लाइसेंस। तो आप देख सकते हैं स्टार्ट से लेके एंड तक आरबीआई कंट्रोल्स एवरीथिंग फॉर द बैंक इटसेल्फ, ठीक। अब डे टू डे अगर फंक्शनिंग देखें, सो इफ अ बैंक फॉर इट्स डे टू डे फंक्शनिंग, इफ इट नीड्स एनी हेल्प, ठीक है, अगर बैंक को डे टू डे फंक्शनिंग में कोई भी नीड होगी, कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी मुसीबत आ रही है, इट कैन सिंपली अप्रोच आरबीआई, इट कैन सिंपली अप्रोच आरबीआई, राइट। नॉट जस्ट दिस, इवन when it comes to opening bank branches, controlling the liquidity of the banks, right, credit creation of the banks, everything is regulated by RBI, ठीक है। तो सारी चीजें जो है वो रेगुलेट की जाती हैं आरबीआई के द्वारा ही, राइट। एंड आरबीआई इज द वन which is also going to lend to these banks. आरबीआई ही वो बॉडी है जो लेंड करेगी, जो उधार देगी इन बैंक्स को, which is going to lend to these banks, ठीक है। Now what I want you to understand in this is एक important aspect जो आप लोगों को यहां पर समझना है। One very important aspect that you need to understand with respect to this is something of scheduled and non-scheduled bank. Scheduled bank और इसी का जो ऑपोजिट है, इट इज नॉन शेड्यूल्ड बैंक। ठीक है, अभी मैं बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में आपको समझा रहा हूं ये बात। इवन दो इन द बैंकिंग चैप्टर, बैंकिंग लेक्चर ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू अगेन। सो वहां पर भी मैं आपको इस बात को दोबारा एक्सप्लेन करूंगा ही, बट अभी के लिए आप इतना समझिए, राइट, दैट अंडर आरबीआई एक्ट of 1934 we have something called as schedule 2. We have schedule 2, ठीक है। and any bank whose name features under schedule 2, किसी भी बैंक जिसका नाम इस schedule 2 में प्रेजेंट है, राइट, ये सभी बैंक कहलाएंगे अपने आप में scheduled बैंक। समझ में आया? जिस भी बैंक का नाम schedule 2 में है आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 में, वो सभी बैंक कहलाएंगे स्केड्यूल्ड बैंक। स्केड्यूल्ड बैंक के लिए कुछ प्रिविलेजेस हैं, दे एंजॉय सर्टेन प्रिविलेजेस ओवर नॉन स्केड्यूल्ड, है ना। बिल्कुल इसका ऑपोजिट नॉन स्केड्यूल्ड मतलब बैंक्स हुज नेम डज नॉट फीचर, ऐसे बैंक जिनका नाम नहीं है कहां पर, स्केड्यूल 2 में, स्केड्यूल 2 में, राइट। ऐसे बैंक्स क्या हैं हमारे, दीज काइंड ऑफ बैंक्स दे आर सिंपली नॉन स्केड्यूल्ड बैंक। ऐसे बैंक्स कहलाएंगे हमारे नॉन स्केड्यूल्ड बैंक। वैसे तो बहुत ही कम बचे हैं, रीजनल लोकल लेवल पर जो ऑपरेट कर रहे हैं बस एक दो बैंक ऐसे बचे होंगे, राइट। मेजरली आज की डेट पर सारे बैंक्स हमारे स्केड्यूल्ड हैं, प्रिविलेजेस एंजॉय करते हैं, राइट। सो स्केड्यूल्ड बैंक्स दे विल एंजॉय सर्टेन प्रिविलेजेस ओवर नॉन स्केड्यूल्ड बैंक्स, ठीक है। जैसे कि स्केड्यूल्ड बैंक्स जो हैं, राइट, वो अपने डे टू डे लेंडिंग के लिए, डे टू डे बोरोइंग के लिए दे कैन कम टू आरबीआई। सो अगर बैंक को जरूरत पड़ती है
है ना, डे टू डे फंक्शनिंग में दिक्कत आ रही है, लिक्विडिटी की नीड है, तो आरबीआई के पास आ सकते हैं बोरो करने, जबकि नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स नहीं आ सकते। सिमिलरली जो क्लियरिंग सिस्टम होता है आरबीआई का, उसका हिस्सा होते हैं हमारे शेड्यूल्ड बैंक्स, राइट। they are I mean they are a part of the clearing system of RBI, ठीक है। तो अपने आप में चेक को क्लियर करने की पावर मिल जाती है इनको, ठीक है, क्लियरिंग हाउस की तरह फंक्शन कर सकते हैं, whereas non scheduled banks cannot do that, ठीक है। So scheduled banks will enjoy certain privileges, whereas non scheduled banks will not enjoy any of these privileges. Guys, the next function that we have for RBI is lender of last resort. So RBI अपने आप में lender of last resort भी है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? So this is my third function, lender of last resort. इस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, ठीक है। एक तो सबसे पहली चीज जो हमें याद रखनी है, that this function is only applicable for banks. ये फंक्शन अपने आप में बैंक्स पर ही एप्लीकेबल है। दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर गवर्नमेंट, सरकार पर एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। When you say lender of last resort, है ना, I want you to imagine of your best friend. मैं चाहता हूं कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड को इमेजिन करें, ठीक है, जो भी है। अब आप सोचिए कि आप किसी भी मुसीबत की सिचुएशन में हैं, यू आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, राइट, एंड यू कॉल अप योर बेस्ट फ्रेंड। सो योर बेस्ट फ्रेंड विल कम टू रेस्क्यू यू और नॉट। आप फ़ोन करते हैं और आप पूछते हैं भाई आ जाएगा, है ना, ये प्रॉब्लम हो गई है। एंड आई बिलीव कि भाई अगर दोस्त अच्छा है, बेस्ट फ्रेंड है, तो डेफिनेटली आपको बचाने, आपकी रेस्क्यू पे ज़रूर आएगा, ठीक, चाहे उसके बाद में आपको सुना ले 10 बातें, राइट, बट एटलीस्ट आएगा। सो वही कहानी यहाँ पर आरबीआई के साथ है, दैट इफ एनी बैंक इज फेसिंग एनी टेम्पररी लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स, then RBI will come to the rescue of these banks and will supply it with the much needed liquidity when no one else is helping the bank, ठीक है। सो किसी भी बैंक के लिए जो लास्ट रिजॉर्ट बचता है ना, लास्ट एकदम रिजॉर्ट जो बचता है वो आरबीआई है। मतलब कोई ना हो दुनिया में, ठीक है, बैंक के लिए आरबीआई तो बैठा ही है, ठीक है। ये फैसिलिटी हमने क्यों क्रिएट करी है, या ये फंक्शन क्यों है आरबीआई का? यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस, दैट समटाइम्स, राइट, बैंक्स दे आर इन अ वेरी रिस्की बिजनेस। बैंक का काम क्या है? बैंक का काम है भाई पैसा लेना, डिपॉजिट्स लेना और इन्हें लेंड करना, उधार देना, एडवांसेस देना, राइट। सो कई बार होगा कि बैंक्स कई बार रूमर का शिकार हो जाएंगे, कई बार लिक्विडिटी जो है कम दिखेगी बैलेंस शीट पे, राइट। एंड इफ लेट्स से अ कस्टमर वॉक्स इन इनटू अ बैंक, मान लीजिए मैं ही बैंक के पास जाता हूं और मैं कहता हूं कि सर आई हैड डिपॉजिटेड 3 लाख रुपीज विद यू, मैंने 3 लाख रुपए आपके पास डिपॉजिट किए थे, मुझे 2 लाख रुपए वापस दो, गिव मी 2 लाख रुपीज, ये लीजिए चेक, गिव मी 2 लाख रुपीज। और अगर बैंक रिफ्यूज कर दे, है ना, इफ द बैंक रिफ्यूजेस दैट आई कैन नॉट गिव यू योर 2 लाख रुपीज, डोंट यू थिंक देयर विल बी अ क्राइसिस ऑफ सॉर्ट? आई विल गो बैक होम, है ना, पहले तो मैं भाई बैंक को बोलूंगा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट डन, आई हैड डिपॉजिटेड मनी सो दैट आई कैन यूज इट, है ना। हल्ला करेंगे, शोर मचाएंगे, बोलेंगे कि भैया ये कोई तरीका नहीं है ऑपरेट करने का, राइट। बैंक को ऑब्वियसली अरेंज करना पड़ेगा, राइट। मान लीजिए और बैंक्स हेल्प नहीं कर रहे हैं, बैंक इज अनेबल टू टेक मनी फ्रॉम अदर बैंक्स, तो क्या होगा? बाकी सारे कस्टमर जो देख रहे हैं सारी कहानी होते हुए, वो जो डिपॉजिट करने आए थे डिपॉजिट नहीं करेंगे, एंड पीपल विल स्टार्ट विड्रॉइंग देयर मनी बैक, राइट। देखते देखते तमाशा लग जाएगा, राइट, वेयर एवरी कस्टमर ऑफ द बैंक नाउ वांट्स टू विड्रॉ देयर मनी। और अगर बैंक मतलब सारा पैसा अपने पास तो रखता नहीं है, बैंक डजंट कीप ऑल इट्स मनी विद इटसेल्फ, राइट, इट हैज बेसिकली गिवन दिस मनी इन द फॉर्म ऑफ एडवांसेस, लोन्स। तो ये क्या करेगा? दिस विल बेसिकली क्रिएट अ प्रॉब्लम ऑफ बैंक रन। जब सभी लोग अपना पैसा डिपॉजिट किया हुआ मांगने आ जाए बैंक के पास, ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं बैंक रन। स्टैम्पीड देखा है ना आपने, भगदड़ मचना, स्टैम्पीड, है ना। तो बैंक इसका शिकार हो जाएगा कि भाई सब के सब वापस आ गए पैसा मांगने, ठीक। तो ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए इस फंक्शन को क्रिएट किया गया है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, जहां पर आरबीआई कहता है कि कस्टमर को यह नहीं बोलना कि भाई आपका पैसा मेरे पास नहीं है, पैसा है, ठीक है। आरबीआई समझता है कि भाई बैंक का काम जो है वो इस नेचर का है कि पैसा लिया और इससे आगे एडवांसेस क्रिएट किया, ठीक। आएगा, बिल्कुल आएगा, कोशिश करते रहेंगे, वी विल बी अप टू इट दैट टास्क, राइट। बट इफ एनी बैंक फेसेस एनी काइंड ऑफ टेम्पररी लिक्विडिटी प्रॉब्लम,
मान लीजिए EMI वापस नहीं आई, है ना, कोई भी क्राइसिस हुआ, कुछ भी दिक्कत हुई, लेट्स से द बैंक डजंट हैव दैट लिक्विडिटी विद इटसेल्फ एंड फेसेस एनी टेम्पररी लिक्विडिटी प्रॉब्लम, देन बैंक डजंट नीड टू थिंक ट्वाइस, 2 बार सोचना ही नहीं है, सीधा जाना है RBI के पास, पैसा लो, चुकाओ, फिर RBI देखेगा प्रॉब्लम कहाँ है, अकॉर्डिंगली फिर एक्शन लेगा, है ना। ये कुछ वैसा ही है कि भाई आप नीचे गली में क्रिकेट खेल रहे हैं, राइट, आपने उठा के नेबर की खिड़की पे बॉल मार दी, ठीक, आप क्या करें, वापस घर में जाके छुप के बैठ गए, नेबर ने घंटी बजाई, पापा आए, राइट, फादर कम्स टू द डोर एंड ही रेस्क्यूज यू, है ना, वो नेबर को सॉरी बोलेंगे, जो भी करना है अपोलोजाइज करके खत्म कर देंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे, है ना, फिर वो आपको बैठ के समझाएंगे, जो भी उनका तरीका है ना, अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से समझाएंगे, बट पॉइंट ये है कि बचा लेंगे। वही कहानी यहाँ पर है, RBI बचा लेगा बैंक को, राइट, फिर अपने हिसाब से जो भी मेजर्स लेने होंगे बैंक के रिस्पेक्ट में वो ले लेगा, ठीक है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ RBI, that in any kind of emergency situation where bank faces any temporary liquidity problem, there RBI will be the helping hand, where RBI will rescue the banks, ठीक है, by extending the much needed credit to the bank when nobody else is ready to help the bank. Okay, so next function that we have of RBI is government's banker. RBI क्या है, अपने आप में सरकार के लिए बैंकर का रोल, बैंकर की भूमिका भी निभाता है, राइट। So RBI is also a banker to the government, where RBI will perform a list of functions. एक नहीं है सर, multiple functions perform करता है, ठीक है। सबसे पहला, सबसे मेजर है that it may lend to the government. It may lend to the government. जरूरत पड़ेगी तो सरकार को भी उधार दे सकता है, ठीक। It may lend to the government. Now remember, RBI lends to the government under a system called as ways and means advances. RBI जो lend करता है सरकार को, उस सिस्टम को हम कहते हैं WMAs, ways and means advances, where RBI will basically give a short-term interest-bearing advance, interest-bearing loan to the government to meet the temporary mismatch in their receipt and payments. अगर सरकार को कोई टेम्पररी मिसमैच की सिचुएशन फेस करनी पड़ती है, अपना पैसा रिसिप्ट्स, है ना, और एक्सपेंडिचर के टर्म्स में, तो टेम्पररी मिसमैच के लिए RBI इंटरेस्ट बेयरिंग लोन देगा, ठीक है। मतलब ये गिल्ट फ्री पास नहीं है, दिस इज नॉट अ गिल्ट फ्री पास दैट RBI विल सिंपली प्रिंट मोर मनी एंड गिव इट टू द गवर्नमेंट। याद रखिएगा इस बात को, राइट। RBI will charge interest on this, है ना। अब मैं चाहता हूं आप इसको इमेजिन करें, क्योंकि ये जो सिस्टम है ना, वेज एंड मीन्स एडवांसेस, दिस वाज ब्रॉट इन एज अ फिस्कल रिफॉर्म, दिस वाज ब्रॉट इन एज अ फिस्कल रिफॉर्म। बिफोर दिस, राइट, यहां पर इंटरेस्ट की जो सिचुएशन थी वो थोड़ी सी डामाडोल थी, ठीक है। सो वेज एंड मीन्स एडवांसेस अब एक तौर से अपने आप में रिफॉर्म के तौर पे लाया गया था, जहां पर सरकार की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी हेयर इज इंक्रीजिंग बिकॉज गवर्नमेंट विल बी कॉशियस ऑफ बोरोइंग फ्रॉम RBI। सरकार अब कॉशियस हो जाएगी, है ना, सरकार को समझ में आएगा कि ये गिल्ट फ्री नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने सिंपली RBI को कहा, RBI ने प्रिंट करके दे दिया, नहीं नहीं नहीं। अगर आज हम RBI से 100 लेंगे, हमें RBI को डेफिनेटली 110 मतलब इंटरेस्ट के साथ चुकाना होगा, है ना, और इसमें कहीं ना कहीं सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप में बढ़ जाएगी, ठीक है। सो दिस इज सिंपली अ शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म नहीं है सर, याद रखिएगा प्लीज। इट इज अ शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट बेयरिंग लोन इटसेल्फ। 3 चीजें, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट बेयरिंग, और क्या कह रहा है, एडवांस कह रहा है। क्या है, लोन ही है, ठीक है। वही कहानी है ना कि दोस्त ने क्या किया, दोस्त ने आपको पैसे दे दिए, आप भी भूल गए, दोस्त भी भूल गया, कोई दिक्कत नहीं, है ना। लेकिन दोस्त कहे कि नहीं नहीं, पैसे तो दे रहा हूं, लेकिन अब इस पर जो है इंटरेस्ट लूंगा, तो इसमें क्या होगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। आप भी सोचेंगे बोरो करने से पहले, रेकलेस स्पेंडिंग नहीं करेंगे, खर्चे नहीं करेंगे, राइट, अपने खर्चों को कंट्रोल में लेके आएंगे। So that is why I am saying this was a more of a fiscal reform that we brought in, that if government wants to borrow, it can, but it will have to borrow from RBI on interest, ठीक है। Second major function which RBI performs
इज अरेंजिंग फाइनेंसेस ऑन लोन। ठीक है, आरबीआई क्या करता है, आरबीआई सिंपली फ्लोट करता है लोन्स को। ठीक है, आरबीआई विल सिंपली फ्लोट द लोन्स and anyone who has, let's say, surplus of capital which is in a position to lend to the government will purchase these loans। ये entities जो हैं इन loans को purchase कर लेंगी, तो इन्हें एक document मिल जाएगा that they have lent to the government, right? और government के end से ये acknowledgement है, this is an acknowledgement of its borrowings, right? So RBI also undertakes to float these loans। पहले लोन्स फ्लोट किए सरकार के बिहाफ पे, पैसा अरेंज किया, सरकार को दे दिया। ठीक, फिर आरबीआई विल ऑल्सो मैनेज देम ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। सी व्हेन इट सेज मैनेज देम मींस दैट आरबीआई विल सिंपली सर्विस द डेप्ट। सर्विस द डेप्ट का मतलब है कि आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई जो है इंटरेस्ट रेगुलरली चुकाता रहेगा और सरकार को इन्फॉर्म कर देगा that this is the amount of money that we have repaid on your behalf। ठीक है, so RBI Reserve Bank also undertakes to float loans and manages them on behalf of the government। अब ये जो कहानी है ना, this story you have to understand that what RBI does is RBI actually manages the account of Government of India as well as state governments। तो जब हम बात कर रहे हैं सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स की, इनके जो अकाउंट्स हैं, है ना, हमारा आपका अकाउंट कहाँ खुला होगा, कमर्शियल बैंक के पास, एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई। सरकारों के अकाउंट कहाँ खुलते हैं, आरबीआई के पास। ठीक है, सो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के अकाउंट कौन मेंटेन करेगा, आरबीआई मेंटेन करेगा। और इसीलिए आरबीआई फ्लोट भी कर सकता है लोन्स जब सरकारों को नीड हो। सो गवर्नमेंट सिंपली आके इन्फॉर्म कर सकती है दैट वी नीड लोन फॉर बिल्डिंग अ ब्रिज, आरबीआई विल अरेंज द मनी अकॉर्डिंगली, राइट, wherever it feels that the sector has surplus of capital, right? जिस भी एंटिटी के पास जहां से भी सरप्लस कैपिटल का सिचुएशन होगा, उससे जाके चीपर रेट्स पे लोन ले आएगा, राइट, सरकार के लिए, और फिर उस एंटिटी को रेगुलरली पे ऑफ करता रहेगा और इधर सरकार को इन्फॉर्म कर देगा कि सर इस साल इतना चुका दिया। ठीक है, सो इसको कहते हैं सर्विसिंग द डेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट, बिकॉज आरबीआई ऑल्सो हैज द अकाउंट if there is a position of surplus in the accounts of the government। मान लीजिए कभी किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पे सरप्लस की सिचुएशन है, there is surplus cash balance, then RBI will also arrange for investments of surplus cash balances of the government। जो भी सरप्लस कैश बैलेंस पड़ा है सरकार के पास, इस सरप्लस कैश बैलेंस को मेंटेन करने की जिम्मेदारी, मेंटेन करने का रोल भी किसका है, इट इज द रोल ऑफ आरबीआई ओनली। ठीक है, नेक्स्ट मेजर फंक्शन है, राइट, जिस पर काफी डिबेट भी चल रही है हमारी इकोनॉमी में, इज द पब्लिक डेप्ट मैनेजमेंट रोल। पब्लिक डेप्ट मैनेजमेंट रोल। नाउ व्हाट आई वांट यू गाइस टू डू इज आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस बिकॉज दिस इज इन न्यूज राइट नाउ। ये करंटली अभी न्यूज में है, राइट, पब्लिक डेप्ट मैनेजमेंट रोल। सो रिजर्व बैंक क्या करता है, आरबीआई मैनेजेस द पब्लिक डेप्ट on behalf of central as well as state governments, right? So it will raise loans on behalf of government from various sources like banks हो गया, right, your institutions, insurance institutions जैसे LIC हो गया, right? So from different financial institutions RBI is going to arrange loans on behalf of the government and will also, right, pay interest and go for repayment of these loans। तो उस पर इंटरेस्ट जो पे करना है, सर्विस जो करना है और रीपेमेंट जो करना है, दैट इज ऑल पार्ट ऑफ आरबीआई's functions only। ठीक है, सो आरबीआई मैनेजेस पब्लिक डेप्ट ऑन बिहाफ ऑफ द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड दिस में इन्वॉल्व इशूइंग न्यू रूपी लोन्स, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट ऑफ दीज लोन्स। इस इशू पर डिबेट इसलिए चल रहा है ना, बात ये चल रही है कि इस रोल को परफॉर्म करने के लिए वी शुड हैव अ सेपरेट अथॉरिटी ऑल टुगेदर। हमारे पास एक सेपरेट बॉडी होनी चाहिए, है ना, जिसका नाम हो सकता है पब्लिक डेप्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी। पब्लिक डेप्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसको ये काम दिया जाना चाहिए, राइट, पब्लिक डेप्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी, एंड दिस बॉडी शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रीपेइंग द लोन।
ठीक है, रीपे करने की जिम्मेदारी इसकी होनी चाहिए और सरकार को, आरबीआई को इन्फॉर्म करता रहे रेगुलरली। ठीक है, सो इस पर बात चल रही है, दिस इज स्टिल इन न्यूज, यू कैन लुक एट इट। नेक्स्ट मेजर रोल जो आरबीआई का है, राइट, दैट आरबीआई विल एक्ट एज एन एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। आरबीआई विल एक्ट एज एन एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। RBI will act as an advisor to the government. So RBI's role is that whenever called upon, right, जब भी RBI को बुलाया जाएगा सरकार के द्वारा, so whenever government calls upon RBI, right, for matters related to monetary, for banks, right, इस तरह के मुद्दों पर जब भी बुलाया जाए तो एडवाइस देने का रोल RBI का रहेगा. So RBI will act as an advisor to the government whenever it is being called upon to advise government on matters related to monetary, banking, etc. ठीक है, लास्ट फंक्शन इसी में ही, ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं अपने पास. One of the last functions is that RBI also acts as an agent. RBI also acts as an agent. एक एजेंट की भूमिका निभाएगा. आरबीआई विल एक्ट एज एन एजेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत सरकार को रिप्रेजेंट करता है. कहां पर? इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स मेंबरशिप, at IMF, International Monetary Fund and other international institutions. ठीक है जी. सो आरबीआई का रोल क्या है? आरबीआई का रोल ये है कि सरकार को रिप्रेजेंट करने की जो भूमिका है ना, एजेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद रिस्पेक्ट टू इंडियाज मेंबरशिप एट IMF, राइट, वो उसमें आरबीआई ही रिप्रेजेंट करेगा. नेक्स्ट फंक्शन गाइज दैट वी हैव इज कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स. सो आरबीआई जो है अपने आप में कस्टोडियन भी है. आरबीआई इज कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स इन इंडिया. आरबीआई इज कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स इन इंडिया. ठीक है, आई बिलीव दिस इज द फिफ्थ फंक्शन, ये पांचवा फंक्शन होगा. सो आरबीआई इज कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स इन इंडिया. ठीक है, so RBI basically controls and regulates the dealings in foreign exchange payments, anything that is being paid outside India, जो भी payments हम कर रहे हैं भारत के बाहर foreign currency के terms में, anything related to export import of currency itself, किसी भी foreign currency का export import अगर हो रहा है foreign currency का, उसमें RBI को पता होगा, right? Notes, bullion, anything, bullion means gold here, right? Any kind of transfer of securities between residents and non-residents. कोई भी अगर ट्रांसफर हो रहा है, मान लीजिए हम यहाँ हैं रेजिडेंट ऑफ इंडिया, कोई बाहर बैठा है नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, सो अगर ट्रांसफर हो रहा है सिक्योरिटीज का, राइट, आरबीआई विल बी इन्वॉल्वड हियर. देन एक्विजिशन ऑफ फॉरेन सिक्योरिटीज, मान लीजिए बाहर से हमने सिक्योरिटीज खरीदी, तब भी इंफॉर्मेशन जाएगी. एक्विजिशन ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, हम बाहर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते हैं इन एंड आउटसाइड इंडिया, ठीक है. Then all such transactions which are involving forex, मतलब ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें फॉरेक्स इन्वॉल्व है, आरबीआई जो है वहां पर डेफिनेटली प्रेजेंट होगा. ठीक है, प्रेजेंट होने का मतलब ये है कि आरबीआई के नॉलेज संज्ञान में ये बात होनी चाहिए. नहीं, इसमें जनरली लोग क्या करते हैं, वो भर के देते हैं अपने आप ही डिटेल्स, है ना, ऐसा कुछ कि भाई पता होना चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए रेगुलेटर के पास, राइट. सो व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज दैट आरबीआई is not just the domestic currency regulator, RBI is also foreign currency regulator for us. RBI जो है अपने आप में केवल डोमेस्टिक करेंसी का रेगुलेटर ही नहीं है. जब फॉरेन करेंसी की बात उठती है तो फॉरेन करेंसी को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी भी RBI की ही है. RBI is also the foreign currency regulator for us. ठीक है, सो ड्यूअल रोल है, डोमेस्टिक करेंसी के लिए भी रेगुलेटर है और फॉरेन करेंसी के लिए भी रेगुलेटर है, राइट. एंड फॉर दिस पर्पज व्हाट डज आरबीआई डू? इस रोल को निभाने के लिए आरबीआई क्या करता है? आरबीआई सिंपली अपने पास फॉरेक्स रिजर्व्स मेंटेन करता है. सो इट इज आरबीआईज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन फॉरेक्स रिजर्व्स,
टू मेंटेन द फॉरेक्स रिजर्व्स, ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व्स मेंटेन करने की जिम्मेदारी भी आरबीआई की है। सो क्या क्या आएगा, व्हाट इज गोइंग टू बी द कॉम्पोजिशन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स, एक बार जरा इसे देखते हैं फटाफट। कॉम्पोजिशन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स ऑफ इंडिया, फॉरेक्स रिजर्व्स ऑफ इंडिया, राइट। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट विल बी इन फॉरेक्स रिजर्व्स ऑफ इंडिया, पहली चीज जो आएगी है ना फॉरेक्स रिजर्व्स में, वो आएगा फॉरेन करेंसी एसेट्स। फॉरेन करेंसी एसेट्स, ठीक है। फॉरेन करेंसी एसेट्स में आरबीआई विल कीप फॉरेन करेंसी as well as foreign government securities, foreign government securities, ठीक है। और याद रखिएगा यहां पर क्या होता है, foreign government securities, right? Now with respect to this particular thing, you have to remember this aspect that RBI will not only keep hard currencies here, RBI will also keep soft currencies. यहाँ पर RBI केवल हार्ड करेंसीज ही नहीं रखेगा, RBI अपने पास सॉफ्ट करेंसीज भी रख सकता है, ठीक है। मतलब ऐसी वो करेंसी जो भी हमारी ट्रेड में यूज की जा रही है उस हर करेंसी को रखेगा, राइट। सो यहाँ पर मेजरली हमें डॉलर देखने को मिलेगा, वाई, बिकॉज मेजरली आर पेमेंट्स आर मेड इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स। सो डॉलर देखने को मिलेगा, बट है ना हमें पाउंड, यूरो, येन ये सब देखने को मिलेगा। पाउंड हो गया, यूरो हो गया, येन हो गया, राइट। बट साथ साथ हमें सॉफ्ट करेंसीज भी मिल सकती हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कनेडियन डॉलर, एटसेट्रा। सो नॉट जस्ट हार्ड करेंसीज बट इवन सॉफ्ट करेंसीज आर अ पार्ट ऑफ दिस, ठीक है। लास्ट जो इसकी वैल्यू हमने देखी थी, न्यूज़पेपर्स जो रिपोर्ट कर रहे थे, आरबीआई जो रिपोर्ट कर रहा था, राइट, हमारा जो वैल्यू था फॉरेक्स रिजर्व का, इट वाज क्लोज टू $603 बिलियन। लेट मी मेंशन दिस, लास्ट नोन वैल्यू जो बताए है जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस लेक्चर को, इट वाज $603 बिलियन, ठीक है। और ये बहुत तेजी से बढ़ा है, आपको ये बात याद रखनी है, यू हैव टू रिमेंबर दिस, इट हैज इंक्रीज्ड बाय लीप्स एंड बाउंड्स, $603 बिलियन, ठीक है। आप देखेंगे मेजरली आउट ऑफ द $603 बिलियन would be your foreign currency assets, and out of foreign currency assets majorly will be in terms of dollars. ज्यादातर जो होगा वो डॉलर के टर्म में होल्ड किया होगा, क्यों, ज्यादातर पेमेंट ही डॉलर के टर्म्स में करनी है, ठीक है। सेकंड मेजर कंपोनेंट of foreign reserves of India is going to be gold, ठीक है। अब ये हिस्टोरिकली चला रहा है, उतना ही है ऑलमोस्ट वैल्यू में, राइट। थर्ड मेजर कंपोनेंट हियर इज SDR। SDR क्या है, SDR इज सिंपली स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स of IMF, स्पेशल ड्राइंग राइट्स ऑफ IMF, ठीक है। एक बार जरा इसको देख लेते हैं, थर्ड कंपोनेंट को, स्पेशल ड्राइंग राइट्स ऑफ IMF क्या है, व्हाट इज SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स ऑफ IMF। अगर आप IMF की वेबसाइट पर जाएं और चेकआउट करें तो IMF खुद कहता है that special drawing rights is not a physical currency. It is not a physical currency. ये अपने आप में एक फिजिकल करेंसी के रूप में एग्जिस्ट नहीं करेगा, जैसे हमें नोट, कॉइन देखने को मिलता है, ऐसा नहीं होगा, राइट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पेपर गोल्ड,
और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एट टाइम्स एज रिजर्व करेंसी। किसी भी देश की अपनी रिजर्व करेंसी का रूप भी हो सकता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिजर्व करेंसी, राइट। सो SDR है क्या? SDR इज बेसिकली द राइट्स दैट हैव बीन ग्रांटेड टू द मेंबर कंट्रीज, राइट, राइट्स विच दे कैन क्लेम ऑन ईच अदर, है ना। मान लीजिए भारत के पास कभी इंटरनेशनल करेंसी नहीं बचती है, राइट, सो यहाँ पर क्या होगा, इंडिया कैन सिंपली अप्रोच IMF and it can ask IMF that, sir, I would require some component of foreign currency, right? Then what IMF would do is IMF would basically keep some of the SDRs that it has allotted to India and will try and arrange foreign currency from some other country which may have a higher reserve of it. जैसे मान लीजिए जापान है, जापान के पास डॉलर है, राइट, सो जापान के पास जाके कह सकता है कि भाई अगर तुम्हारे पास कुछ सरप्लस है तो यू कैन लेंड इट आउट टू इंडिया, राइट, अगेंस्ट SDRs। इंडिया क्या कर रहा है, मुझे कुछ SDRs दे रहा है जो अलॉट किया हमने, उसके अगेंस्ट आप उसे लेंड कर दीजिए, ठीक है। सो SDRs क्या है? SDRs वाज बेसिकली ब्रॉट इन एज अ weighted average of 5 international currencies, 5 international currencies, ठीक है। 5 अंतरराष्ट्रीय जो करेंसीज हैं उनका एक वेटेड एवरेज लिया गया है, राइट। कौन सी 5 करेंसीज हैं ये? These 5 international currencies are dollar, second euro, pound sterling, yen, and since 2015-16, right, 2016 से खासकर किसको जोड़ा गया है? रेमनेबाई को जोड़ा गया है, RMB, रेमनेबाई हैज बीन एडेड टू दिस लिस्ट। इनफैक्ट RMB का जो वेटेज है इस समय इट इज क्लोज टू 10.92, 10.92%, 10.92 weight has been assigned to रेमनेबाई in SDRs of IMF। सो SDRs क्या है? SDRs अपने आप में ना तो पेपर करेंसी के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, राइट, फिजिकल करेंसी के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। ये सिंपली किसी भी देश का एक रिजर्व करेंसी है। इट इज सिंपली अ रिजर्व करेंसी, है ना। इसको पेपर गोल्ड भी कहते हैं। पेपर गोल्ड क्यों? क्योंकि इसका यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है, इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, ठीक है। एंड इट इज सिंपली अ वेटेड एवरेज ऑफ 5 इंटरनेशनल करेंसीज, 5 इंटरनेशनल करेंसीज का वेटेड एवरेज है, और ये अलॉट किया जाता है मेंबर कंट्रीज को। मेंबर कंट्रीज ऑफ IMF को अलॉट किया जाता है IMF के द्वारा। एंड दीज मेंबर कंट्रीज इफ दे फेस एनी काइंड ऑफ पेमेंट क्राइसिस इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल करेंसीज, है ना, मान लीजिए बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस फेस किया, तो उस सिचुएशन में पेमेंट के लिए इस करेंसी को यूज किया जा सकता है। इसके अगेंस्ट आप जो है अरेंज कर सकते हैं लोन्स फ्रॉम IMF itself। So guys, the fourth component of forex reserves of our country, जो चौथा component है ना composition में, is your reserve tranche, और also called as reserve tranche position, RTP, या फिर इसको हम कई बार gold tranche के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। So all of these three they denote the same thing। अब इसको समझने के लिए, रिजर्व ट्रांच को समझने के लिए, you will have to understand IMF first, है ना। थोड़ा सा आपको IMF के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए। सो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। जस्ट लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। सी, IMF एज अ बॉडी रिलाइज ऑन इट्स मेंबर कंट्रीज फॉर देम टू कॉन्ट्रीब्यूट, एंड थ्रू दिस वे IMF विल बेसिकली हैव फंड्स, ठीक है। सो IMF के पास जो फंडिंग आ रही है वो अपनी मेंबर कंट्री से आती है, ठीक है। मान लीजिए कोई भी एक नया देश है, XYZ कंट्री है, एंड इट वांट्स टू बिकम अ मेंबर ऑफ IMF, ठीक है। सो ये क्या करेगा? ये मेंबर कंट्री कुछ मेंबरशिप फी पे करेगी IMF को, ठीक। इसी को हम कोटा कहते हैं। दिस इज कॉल्ड कोटा, ठीक है। एंड दिस कोटा इज बेसिकली पेड इन टर्म्स ऑफ SDRs, गोल्ड, राइट, और या फिर पहले 1978 से पहले गोल्ड के टर्म्स में था, एंड इन इट्स वेरी ओन डोमेस्टिक करेंसी, ठीक है। सो यहां पर कोटा में क्या आ रहा है? SDRs आ रहे हैं, राइट। 1978 से पहले गोल्ड आता था, और थर्ड यहां पर अपनी खुद की डोमेस्टिक करेंसी। सो इन दिस वे
एवरी मेंबर कंट्री ऑफ IMF विल कॉन्ट्रीब्यूट टू IMF। ठीक है, मान लीजिए कुछ डॉलर्स या कुछ रुपीज हमने कॉन्ट्रीब्यूट किया, कॉम्बिनेशन मिला के हमने पे कर दिया। ठीक, नाउ इफ द कंट्री नाउ इज इन लेट्स से सम क्राइसिस सिचुएशन वेयर इट डज नॉट हैव मनी, मान लीजिए देश के पास कुछ क्राइसिस सिचुएशन होता है जहां पर देश के पास पेमेंट करने के लिए फॉरेन करेंसी के टर्म में पैसा नहीं बच रहा है, राइट। सो द मेंबर कंट्री कैन एक्चुअली एक्सेस 25% ऑफ दिस कोटा, है ना। इनिशियली इसको रखा गया है 25% पे, सो 25% ऑफ दिस कोटा इज कॉल्ड एज रिजर्व ट्रांच पोजिशन। सो 25% कैन बी एक्सेस्ड without paying any kind of access fee, without any kind of service fee applicable, है ना। तो बिना किसी सर्विस फी के, विदाउट किसी भी तरह की एक्सेस फी दिए बगैर कंट्री जो है इतना फंड तो एक्सेस कर ही सकता है। ठीक है, अब ये 25% से दिस कैन इंक्रीज टू 100%, यहां तक तो आप एक्सेस कर ही सकते हैं। ठीक है ना, कोई भी मेंबर कंट्री इतना तक तो एक्सेस कर ही सकता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं that RTP itself becomes a first resort for a country। जब भी कंट्री को परेशानी होगी, जब भी कोई डिफिकल्टी होगी पेमेंट करने के लिए फॉरेन करेंसी के टर्म्स में, दिस विल बिकम द फर्स्ट रिजॉर्ट फॉर एनी मेंबर कंट्री। ये बन जाएगा पहला रिजॉर्ट। ठीक, मान लीजिए ये एग्जॉस्ट हो गया, ठीक, और कंट्री जो अब चाहती है कि 100% के ओवर जाके बोरो कर ले, है ना, इसके बाद कुछ और क्या है, क्या मतलब इसे सफिशिएंट नहीं हो पा रहा है, वी डोंट हैव सफिशिएंट इनफ by even exhausting 100%, so does a country have accessibility to more funds? Yes, it does have, right? लेकिन फिर इसको हम कहेंगे क्रेडिट ट्रांच। मतलब अब ये क्या है, अब आप बोरो कर रहे हैं IMF से और डेफिनेटली इस पर आपको कुछ इंटरेस्ट पे ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपने आप फी आ गई। ठीक है, so anything that is over 100% of this quota is your credit tranche over which some interest and fee has to be paid। ठीक है जी, so इसको कहते हैं हम गोल्ड, इसको कहते हैं हम रिजर्व ट्रांच और गोल्ड ट्रांच पोजीशन, RTP। ठीक है, so अगर हमें डिस्क्राइब करना हो what is reserve tranche, we can say that reserve tranche is basically an emergency account that IMF members can access at any time without agreeing to conditions or paying a service fee। ठीक है, so simple words में अगर कहें, this is simply a portion of a member country's quota which can be withdrawn free of charge at its own discretion। अपनी खुद की मर्जी से जब चाहे वो withdraw कर सकता है। Guys, I was also telling you about credit tranche ना, इसमें भी एक बात आपको याद रखनी है कि अगर 100% से ज़्यादा अगर कोई भी कंट्री बोरो कर लेता है ना, so let's say the country has borrowed 150%, so ये जो 50% एक्स्ट्रा है इसको आप क्रेडिट ट्रांच बोलोगे। ठीक है, एंड द कंट्री नीड्स टू पे दिस बैक टू IMF विद इन 3 years विद इंटरेस्ट। 3 साल के अंदर अंदर इसको लौटाना है और इंटरेस्ट के साथ लौटाना है। ठीक है, गोल्ड ट्रांच क्यों कहते हैं वो भी समझ लीजिए। वी कॉल इट एज गोल्ड ट्रांच बिकॉज प्रायर टू 1978 द रिजर्व ट्रांच वॉज पेड इन गोल्ड। इसको गोल्ड के टर्म्स में पे किया जाता था, राइट, विच वॉज नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग, राइट। ये एक नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग कंपोनेंट था, इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं चुकाया जाएगा, गोल्ड रखा जाएगा सिंपली। ठीक है, एंड दैट इज व्हाई दिस वाज कॉल्ड एज गोल्ड ट्रांच। गाइस, यू मस्ट आल्सो अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज कॉल्ड अ पोजीशन। इसको पोजीशन क्यों कहते हैं, है ना, सिंपल रिजर्व ट्रांच पर ही क्यों नहीं रोक दिया। इसको पोजीशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बढ़ता घटता रहेगा कंट्री के लिए। मान लीजिए अगर हम ही बोरो कर रहे हैं, राइट, और हमने मान लीजिए 12% बोरो कर लिया, सो आवर रिजर्व ट्रांच विल ड्रॉप डाउन टू जस्ट 13%। ठीक, लेकिन जिस कंट्री की करेंसी हमने मांगी IMF से, लेट्स से वी आर आस्किंग फॉर डॉलर्स नाउ। ठीक है, सो हमारा तो रिड्यूस डाउन हो गया 13%, हमारा रिड्यूस डाउन हो गया 12%, कम्स डाउन टू 13%, राइट। And let's say if we have borrowed in terms of dollars, then for US, which has contributed in terms of its domestic currency, which has been supplied to us, है ना, तो US के लिए उसका रिजर्व ट्रांच पोजीशन बढ़ जाएगा। ठीक है, उसका RTP बढ़ जाएगा, हमारा घट जाएगा। सो ओवरऑल जब आप देखेंगे ना, तो ये सिंपल पोजीशन क्यों कह रहे हैं, बिकॉज दिस पोजीशन कैन वेरी अकॉर्डिंग टू अ कंट्रीज बोरोइंग इन टर्म्स ऑफ इट्स रिजर्व ट्रांच। जब कोई कंट्री बोरो कर रहा है और उसको जो लेंड किया जा रहा है, मतलब जो क्रेडिटर कंट्री है जिसकी करेंसी दी जा रही है वो क्रेडिटर बन जा रहा है, उसका अप हो जाएगा, और जो बोरो कर रहा है उसका ऑटोमेटिकली इट विल लोअर डाउन।
guys, the next function of central bank that we have here is controller of credit in the economy. So जब आप controller of credit ये चीज देख रहे हैं, right? This is one of the most important functions of a central bank. ये अपने आप में one of the most important functions है, right? And our central bank RBI also regulates the flow of credit in the economy by simply using two set of tools: quantitative set of tools, quantitative credit control tools, ठीक है, जिसे हम कहते हैं quantitative measures भी, right? And the second one is called qualitative credit control tools, also called as selective credit control tools. ठीक है, ये conditional है, these are conditional. That is why I'm putting up a star. ये conditional है, जैसे आप पढ़ते हैं ना conditions apply, है ना. So RBI इनको तभी यूज करेगा जब वो condition meet हो रही होगी, right? So these are the two set of tools that we have, quantitative and qualitative credit control tools, through which RBI will try and control the flow of credit in the banking system, in the economy itself. ठीक है. Now what I want you to do is I want you to take a screenshot or write this down, right, as I go along, and we will take them one by one. एक एक करके इन सारे tools को हम समझेंगे. So the very first tool that we have is cash reserve ratio, in short also called as CRR, cash reserve ratio. ठीक है. इसी से मिलता जुलता है हमारे पास ये दूसरा SLR, statutory liquidity ratio. Now cash reserve ratio and statutory liquidity ratio together are called as variable ratios. इन दोनों को क्लब करके हम कहते हैं variable ratios. ठीक है. Next that we have is bank rate. ठीक है. Now similar to bank rate you will have repo. बैंक रेट और रेपो और रिवर्स रेपो रेट दोनों रेट है, मतलब कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिनोट करेगा. ठीक है. द थर्ड मेजर टूल दैट वी हैव इज योर ओपन मार्केट ऑपरेशंस व्हिच इज कंडक्टेड बाय आरबीआई. ठीक है. देन वी हैव मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 2011 में इसको लेके आए, राइट. एंड द लास्ट वन इज MSS, Market Stabilization Scheme, MSS, Market Stabilization Scheme. So these together are called quantitative tools, quantitative credit control measures. फिर आते हैं हम qualitative पर और selective credit control measures पर. So यहाँ पर आपको याद रखना है, we have rationing measures, राशन करते हैं क्रेडिट को. Second, we have variation of margin requirements, where RBI will instruct the banks to vary the margins on loans. Third, we have moral suasion, where on moral grounds RBI will try to persuade the banks, है ना. वहीं से combine हो रहा है वर्ड ये moral grounds और persuasion. And fourth and final that we have is direct action and publicity. ठीक है. Guys, we'll continue the remaining topics in the next part.